नमस्कार दोस्तों, न्यूज पॉइंट के साथ मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। आज संविधान दिवस है। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया था। लागू 1950 में हुआ, लेकिन संविधान लागू होने के बाद 75 साल हो चुके हैं। संविधान दिवस के दिन, इन 75 सालों के बाद यदि संविधान दिवस के दिन संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही हो, सड़क पर भी, सुप्रीम कोर्ट में भी और आने वाले दिनों में संसद में भी, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि संविधान कितना महफूज है। लेकिन संविधान बनाने वालों ने संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की हैं कि संविधान को खतरे में डालने वाले अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकते, कोशिश कितनी भी करें। संसद में कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामना देते हुए जो तस्वीर पोस्ट की, उसने एक बार फिर याद दिला दी कि किस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान के साथ खिलवाड़ करने के मंसूबे का पर्दाफाश हुआ और फिर जनता ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी। ये ट्वीट देख लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और लिख रहे हैं कि संविधान दिवस पर मैंने देश भर के अपने परिवारजनों के नाम एक पत्र लिखा है। इसमें हमारे संविधान की महानता, जीवन में मौलिक कर्तव्यों का महत्व और हमें पहली बार मतदाता बनने का उत्सव क्यों मनाना चाहिए, ऐसे कई विषयों पर अपने विचार साझा किए हैं। तीनों ने कहा है कि उसको पढ़ा जाए और संविधान में मौलिक कर्तव्यों का खास तौर पर जिक्र किया है। लेकिन दोस्तों, संविधान में सबसे ज्यादा जो महत्व दिया गया है वो मौलिक अधिकारों को दिया है। संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए हैं, इस पर बात करेंगे हम लोग। लेकिन ये तस्वीर जब सामने आई थी पिछले साल, तो इसमें प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का छलका हुआ दर्द दिख रहा था कि संविधान पर संकट का जो मुद्दा राहुल गांधी ने जनता के सामने रखा था चुनाव से पहले, उसका क्या असर हुआ। राहुल गांधी ने एक बार फिर याद दिलाई कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है। राहुल गांधी का भी ट्वीट देखते हैं किस तरीके से उन्होंने भी संविधान दिवस को याद किया है। और लिख रहे हैं राहुल गांधी की, भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, यह देश के हर नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा है। वादा चाहे कोई किसी भी धर्म या जाति का हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, गरीब हो या अमीर हो, उसे समानता, सम्मान और न्याय मिलेगा। संविधान गरीबों और वंचितों का सुरक्षा कवच है, उसकी शक्ति है और हर एक नागरिक की आवाज है। जब तक संविधान सुरक्षित है, हर भारतीय के अधिकार सुरक्षित है। आइए हम प्रण लें कि संविधान पर किसी भी तरह का आक्रमण नहीं होने देंगे। इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और इस पर होने वाले हर प्रहार के सामने सबसे पहले खड़ा रहूंगा। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यहां पर राहुल गांधी ने भी जो अपनी तस्वीर पोस्ट की है वो भी देखने लायक है, और इस तस्वीर में वो संविधान की पुस्तक को लेकर संसद के बाहर खड़े हैं। यह तस्वीर और उसका ये जो दृश्य, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बताया कि बीजेपी की निगाह में संविधान क्या है। सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या कुछ कहा है उन्होंने। जो एक ऐसी डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आते थे और आज कितना बड़ा पद संभाल रहे हैं। वंदे मातरम के भी 150 साल। देखिए, इस देश के संविधान को जलाने वाले, रामलीला मैदान में संविधान के धज्जे उड़ाने वाले और मनुस्मृति की प्रशंसा करने वाले और संविधान के जगह मनुस्मृति के कानून को लाना चाहिए और वो देश के लिए अच्छा है कहते थे। जिस मनुस्मृति में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, महिलाओं को भी अस्पृश्य समझते थे, अनटचेबल, और अनटचेबल तो अनटचेबल थे ही, और समाज को ऐसा डिवाइड किया मनुस्मृति ने। तो एक ब्राह्मण वर्ग उन्होंने तैयार किया, एक क्षत्रिय किया, एक वैश्य किया, एक शूद्र किया, और एक अतिशूद्र भी आजकल है जिसमें अनटचेबिलिटी लोगों को उधर फेंक दिया। तो ऐसे मनुस्मृति को आप संविधान से कंपेयर करते हो। संविधान तो सबके लिए है। संविधान 140 करोड़ लोगों के लिए है, मनुस्मृति सिर्फ चंद लोगों के लिए है। और वो गोलवलकर गुरुजी चाहते थे कि चंद लोगों के लिए।
तो संविधान के बारे में क्या राय रही है और भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री जिस पार्टी से आते हैं उनके मातृ संगठन की, और किस तरीके से अब संविधान को लेकर इतने संवेदनशील, इतनी आस्था ये उमड़ रही है, उसके पीछे भी बहुत से कारण, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस का संविधान की दुहाई देना ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुंह में राम बगल में छुरी। सुनते हैं अखिलेश यादव को। दिवस पर यही कहना चाहूंगा कि संविधान हमारा मजबूत हो। जितना संविधान हमारा मजबूत होगा उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा, और मजबूत लोकतंत्र के लिए संविधान के रास्ते पे चल करके जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, जिसमें सोशलिज्म का रास्ता है, सेकुलर समाज को रास्ता दिखाता है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनको कैसे बचाया जा सके। लेकिन इधर हम लोग देखते हैं कि सुबह उठ के ही इधर भारतीय जनता पार्टी ने संविधान दिवस मनाया। संविधान दिवस मनाने वाले भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा ठेस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान को पहुंचाया है। जो सबसे बड़ा अधिकार है आज हमारे वोट का, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी संविधान मना रही है और जो आज संविधान दिवस के दिन बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, उन्हें कम से कम ये निश्चित करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों के वोट काटने की साजिश, षड्यंत्र और अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। अधिकारी जो लगाए गए हैं वो सोच समझ करके लगाए गए हैं, जाति के आधार पर लगाए गए हैं। ये बात मैं इतनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जब इतनी राष्ट्रभक्ति की फिल्म देख के आया हूं। 120 बहादुर जो अहीर, जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दी सीमा बचाने के लिए, तो उतना ही जरूरी है संविधान बचाने के लिए भी, क्योंकि संविधान तभी मजबूत होगा जब हमारे वोट का अधिकार बचेगा। ये भारतीय जनता पार्टी वोट के अधिकार को छीनना चाहती है। यूपी में अभी बिहार के लोगों से छीना, बांग्लादेश, हमारे बांग्लादेश के बहाने वेस्ट बंगाल में न जाने क्या क्या साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में भी कोशिश कर रहे हैं कि वहां भी ऐसी साजिश षड्यंत्र हो, बांग्लादेशियों के नाम पर, घुसपैठियों के नाम पर। आखिरकार 2014 से तो सरकार इन्हीं की है। इसलिए सबसे बड़ा अधिकार हमारा है कि वोट का अधिकार बचे, तभी हमारा संविधान मजबूत होगा। और सेकुलरिज्म तो भूल जाओ इनसे, सेकुलरिज्म की परिभाषा ही नहीं जानते हैं। तो किस तरह से संविधान पर संकट है ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। संविधान दिवस के दिन संविधान की चर्चा यदि इस रूप में हो कि संविधान पर संकट है तो ये बहुत चिंताजनक है। संविधान पर संकट की वजह इस समय सबसे ज्यादा चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे एसआईआर को बताया जा रहा है, जिस पर विपक्ष चिंतित है, सत्ता पक्ष बेफिक्र है और चुनाव आयोग खामोश है। लेकिन चुनाव आयोग ने जिन ग्रास रूट लेवल के कर्मचारियों पर एसआईआर का जिम्मा सौंप रखा है, उनके लिए तो यह प्रक्रिया जानलेवा साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश में 4 लोगों की इस वजह से जान चली गई, दबाव की वजह से। कैसे, ये हम नहीं कह रहे हैं, उनके परिजन कह रहे हैं। सुनिए अपनी जान गंवाने वाले फतेहपुर के सुधीर कुमार के परिजन क्या कह रहे हैं, कैसे उनकी जान चली गई, किस तरह का उनके ऊपर दबाव था। उनके परिवार वाले खुद बता रहे हैं। कानून को हमें बहुत दबाव डाले, काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी, कह रहे सस्पेंड कर दिया। एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया। इसी के उनको सदमा लग गया। आज सुबह फिर से आके उनको इतना हड़का है, काम कौन करेगा, काम कराओ चल के। ये एप्लीकेशन दिया गया तो तुम घर क्यों आए? उनको जब से वो घर आए तुरंत दरवाजा बंद कर, कोई जाने नहीं पाया। बस उतने में 2 मिनट में फांसी लगा लिए। कल बारात जानी थी क्या? हाँ कल बारात है, आज महन था। तो कल शाम को खाना पीना सब कुछ खाए, खूब अच्छे से रहे हैं। आज जब से सुबह आया है तभी से ये सब हो गया। न वो आता ना फांसी लगती। क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या मांग कर रहे हैं? हमें न्याय चाहिए, बस हमें न्याय चाहिए। हमारी एफआईआर लिखाई है, हमें बस न्याय चाहिए, तभी यहाँ से बॉडी जाएगी। नहीं इससे पहले बॉडी जाएगी नहीं यहाँ से। क्या नाम है आपका? हमारा रोशनी नाम है। तो क्या कह रहे हैं सुधीर कुमार के परिजन, आप खुद सुन रहे हैं। और देश भर में इस तरीके से 2 दर्जन से ज्यादा बीएलओ दबाव में अपनी जान गंवा चुके हैं, उनके परिजनों का ही कहना है। चुनाव आयोग इस पर कुछ नहीं बोल रहा है, खामोश है। लेकिन बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आ गई है बिल्कुल उसी तरीके से
जो विपक्ष सवाल उठाता है कि जब सवाल पूछे जाते हैं चुनाव आयोग से तो जवाब के लिए बीजेपी के नेता आगे आ जाते हैं। अब बीएलओस की जान जा रही है, बीएलओस पर दबाव है, और क्यों जान जा रही है इस पर चुनाव आयोग कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं लॉकेट चटर्जी, सुन लीजिए क्या कह रही हैं वो। कोई लोग एसआईआर में सुसाइड नहीं कर रहे हैं। अभी पश्चिम बंगाल में जैसा डेंगू होता था तो सब डॉक्टर को बोल दिया था कि डेंगू प्रेस्क्रिप्शन में लिखना मना है। ऐसा ही अगर एसआईआर कोई भी किसी का लोग का मौत हो रहा है तो सब जगह में ऐसा बोल दिया है। शशांक घाट में भी ऐसा बोल दिया है, तो डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर भी देंगे तो उसको भी धमकी दिया है। इसमें बोलना है कि एसआईआर में ये सुसाइड किया है, ऐसा चिंता में इसका स्ट्रेस लेवल ऐसा बढ़ गया था तो इसका हार्ट अटैक हो गया, ऐसे ही चल रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है, ये झूठ बोल रहा है। पूरा भारत में एसआईआर हो रहा है, बिहार में ऑलरेडी एसआईआर हो गया है, किसी का कुछ नहीं हुआ, पश्चिम बंगाल में क्यों होगा? तो लॉकेट चटर्जी को शायद पश्चिम बंगाल के बाहर कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया जो आवाज सुनाई थी वो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के सुधीर कुमार के परिजनों की आवाज थी। सुधीर कुमार की आज ही शादी थी, कल उन्होंने अपनी जान दे दी, और उनके परिजन क्या कह रहे हैं, क्या वजह बता रहे हैं वो आपने खुद ही सुना। लेकिन लॉकेट चटर्जी कह रही कहीं इस वजह से किसी की जान नहीं जा रही है, कोई सुसाइड नहीं कर रहा है। इस तरह की खबरें तमाम जगहों से आ रही हैं, मध्य प्रदेश से भी आ रही हैं, कई राज्यों से आई हैं, लेकिन उनको नहीं समझ में आ रहा है। पर आज सुप्रीम कोर्ट में जब एसआईआर पर सुनवाई हुई तो आयोग का बचाव करने वाले वकील दिल्ली के प्रदूषण की वजह से कोर्ट तक नहीं पहुंच सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग की मंशा को लेकर खूब चर्चा हुई। क्या कुछ हुआ और इस चर्चा और बहस का क्या असर होगा? संविधान दिवस पर सरकार की सक्रियता संविधान के प्रति उसकी आस्था को जनता के बीच कितना मजबूत कर पाएगी, यही सब जानने की कोशिश करेंगे आज की इस परिचर्चा में। हमारे साथ चर्चा के लिए कई वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ स्क्रीन पर हम ले आते हैं अपने तमाम साथियों को जो इस परिचर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। प्रशांत टंडन जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप उनकी बातों को सुनते रहते हैं और हर मुद्दे पर बहुत ही बारीक नज़र उनकी रहती है। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, कोर्ट रूम में आज क्या कुछ हुआ उस पर उन्होंने लगातार यहाँ साथ में थे और कोर्ट रूम की बारीकियों की जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। फिर उनसे हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा और भी हमारे दो साथी हैं और वो भी जल्दी ही जुड़ते हैं, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। लेकिन प्रशांत जी, शुरुआत आपसे हम करते हैं कि ये जो कुछ संविधान के नाम पर इतनी संवेदनशीलता, इतनी आस्था, ये सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं, ये किस मजबूरी में है, या वास्तव में ऐसा है कि संविधान को लेकर बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से झुकते हुए ये तस्वीर उनकी है, और ये तस्वीर तो ये पिछले साल की है जब लोकसभा चुनाव में संविधान की वजह से एक तरीके से कहा जाए तो उनकी पार्टी की हार हुई है, उसके बाद की ये तस्वीर है। तो ये मजबूरी को दिखा रही है या फिर उनकी आस्था को दिखा रही है या फिर इसके पीछे मंशा कुछ और है? कल हमने देखा ध्वजारोहण करके भी आए हैं अयोध्या में। वो कोई संवैधानिक काम नहीं था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवैधानिक पद पर रहते हुए करके आए हैं। लेकिन आज सेंट्रल हॉल में कुछ बड़ा अद्भुत हुआ है समीर जी। और वो संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई राष्ट्रपति के द्वारा, लिखित थी, और प्रस्तावना में भारत के संविधान को समाजवादी लोकतांत्रिक देश बताया गया है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश बताया गया है। तो समाजवादी की जगह सामाजिक पढ़ा गया। तो क्या ये मासूम भूल है या ये जानबूझ के की गई भूल है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन वो लिखित पढ़ रही थी वो राष्ट्रपति, और उसको सब लोग दोहरा रहे थे, चिंता का विषय है। और ये दिखाता है कि सरकार का संविधान के प्रति जो रवैया है वो कितना असंवेदनशील है, कि प्रस्तावना के साथ भी अगर आप ये खिलवाड़ करते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लगातार बीजेपी और आरएसएस की तरफ से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष या सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को संविधान से हटाए जाने की बात होती है। जी। तो
इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये देखना पड़ेगा कि ये भूलवश भूल है कि ये भूल जानबूझ के की गई भूल है, या इसकी आगे की मंशा क्या है, आगे का इंटेंट क्या है। क्योंकि ये सरकार कुछ भी चीज ऐसी अगर करती है तो बहुत सोच समझ के करती है और उनका एक इरादा होता है, राजनीतिक इरादा होता है और उस इरादे के हिसाब चलते हैं। देखिए, संविधान और आरएसएस का जो संबंध रहा है वो बड़ा पेचीदा रहा है। आरएसएस ने कभी भारत के संविधान को स्वीकार नहीं किया, उसके विरोध में लेख लिखे, उसका लगातार विरोध करते रहे। ये भी कहा कि साहब मनुस्मृति की इसमें जो है असर नहीं है, मनुस्मृति भारत का संविधान है। इस तरीके के लेख संविधान जब पारित हो रहा था तब भी ये लेख छप रहे थे आरएसएस के मुख्य पत्र में। तो उनकी संविधान के प्रति आस्था जो है बड़ी डावाडोल है और वो सामाजिक वर्चस्व को कायम रखना चाहते हैं और लगातार रोज संविधान को की अवमानना होती है। आज सेंट्रल हॉल में हुई अवमानना और लगातार होती है। आप धीमे धीमे भारत के संविधान को कमजोर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कर्तव्य की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 51A में कर्तव्य की बात है सब नागरिकों की। भारत के प्रधानमंत्री बाद में पहले भारत के नागरिक हैं, बिल्कुल, और उसमें वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की और भाईचारा को बढ़ाने की बात है, कर्तव्य है। क्या इस कर्तव्य का पालन करते हैं नरेंद्र मोदी बतौर नागरिक? कई भाषण देते हैं तो वो किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, किस कम्युनिटी के लिए करते हैं, हम सब जानते हैं। कपड़ों से पहचान लो वगैरह वगैरह, भैंस चुरा लेंगे, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो धार्मिक वैमनस्य बढ़ाने की बात करते हैं। तो कर्तव्यों का अगर आप भाषण दे रहे हैं तो जब किसी पे उंगली आप दिखाते हैं 3 उंगली आपके ऊपर भी आती हैं, तो पहले अपने ऊपर भी तो देखें कि आप कितना संवैधानिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। अब जो बात आपने कही कि संविधान के प्रति टीस तो है, 400 पार नहीं हो पाया संविधान की वजह से, 240 पे अटक गए, अल्पमत की सरकार चला रहे हैं, तो टीस तो है संविधान की। बड़ी मजबूरी में संविधान को कैसे नतमस्तक हुए हैं जी। और वो भी 400 पार के नारे के साथ साथ एक और नारा बीच पीछे चल रहा था ना। हाँ, 400 पार के नारे के साथ एक नारा और चल रहा था कि 400 पार क्यों चाहिए जी इस जी, संविधान को खत्म करना है, इसलिए 400 पार चाहिए। वही तो भारत की जनता ने बता दिया कि आपको हम मेजॉरिटी नहीं दे रहे हैं। वो भी मेजॉरिटी भी क्या, वो तो जिस तरीके से चुनाव आयोग का रवैया था वो सब हम जानते हैं, उस पर डिस्कस हम लोग अक्सर करते हैं। अब आगे की राजनीति क्या होगी ये विपक्ष के नेताओं को, देश की जनता को सोचना होगा। संविधान के बारे में सिर्फ मैं अभी इतना कहना चाहता हूं कि देखिए जी, भारत का संविधान अब सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर में, पार्लियामेंट में, कोई सेमिनार हॉलों में चर्चा में अभी तक होता था। पिछले कुछ वर्षों में देश की जनता ने भारत के संविधान की अहमियत को समझ लिया है। अब भारत का संविधान जो उसके पहले अल्फाज हैं, हम भारत के लोग, अब वो हम भारत के लोगों के हाथ में भारत का संविधान है। अब भारत का संविधान सड़कों पर खुली हवा में सांस लेता है जी। अब वो सेमिनार हॉलों के बाहर चला गया है। तो इसलिए संविधान को नए रूप से किस तरीके से विपक्षी दल और भारत की जनता लोगों के बीच में ले जाती है, उसको समझाती है, उस पर डिपेंड करता है कि भविष्य की राजनीति क्या होगी। लेकिन भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो इसकी रक्षा करे। कर्तव्यों की बात बिल्कुल।
कर्तव्यों की बात हुई, लेकिन अधिकारों की बात भी होनी चाहिए, और अधिकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस संविधान में। कर्तव्य बाद में आते हैं, लेकिन नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट उनका कस्टोडियन है। खैर, हमारे साथ सुनील शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार और लंबा अनुभव है। स्वागत है सुनील शुक्ला जी आपका। और प्रेम कुमार जी भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। और सुनील शुक्ला जी, अभी यही बात हो रही थी और कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो आस्था है संविधान के प्रति, आज जो उन्होंने संविधान दिवस पर ट्वीट किया है, उसी तस्वीर को एक बार फिर पोस्ट किया है जो 2024 के चुनाव के बाद उन्होंने तस्वीर पोस्ट की थी, सर झुकाते हुए संविधान की पुस्तक पर। अब ये संविधान के प्रति इतनी आस्था, ये प्रधानमंत्री की मजबूरी है या फिर कुछ और है? और मजबूरी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2024 का चुनाव हारने के बाद संविधान को लेकर प्रधानमंत्री काफी संवेदनशील दिखाई पड़ते हैं। अक्सर संविधान की बात करते हैं, संविधान को लेकर आते हैं और यह बताने की कोशिश करते हैं कि संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति उनकी कितनी आस्था है। तो क्या कहा जाए, इसको मजबूरी है। और जिस तरीके से यह मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव में उठा था, राहुल गांधी ने जिस तरह से इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरा था और किस उसका नतीजा दिखाई पड़ा, और घेरा इसलिए था, ये हम सब लोग जानते हैं, बहुत सारी बातें उस पर हुई हैं कि खुद बीजेपी के लोगों ने कहा था कि 400 पार का आंकड़ा उनको क्यों चाहिए। अभी प्रशांत जी उसका जिक्र भी कर रहे थे। तो यही जानना चाहता हूं आपसे कि मजबूरी है सुनील शुक्ला जी या फिर वास्तव में उनकी आस्था है? क्या भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार या इस सरकार के नेता सम्मानित मोदी जी कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें राजनीतिक हित न हो, जिसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य न हो, जिससे कुछ दलीय साधने की कोशिश की जाती हो? संविधान दिवस अगर आप मनाते हैं तो संविधान को लेकर किस देश के नागरिकों में कोई संदेह तो है नहीं। संविधान असुरक्षित है या संविधान के माध्यम से जो हमको अधिकार और सुरक्षा मिली हुई है, उसको लेकर के मन में लोगों के मन में एक असुरक्षा का भाव पैदा होता चला जा रहा है। क्यों होता चला जा रहा है? कि नागरिक आजादी दिन प्रतिदिन खतरे में पड़ती चली जा रही है। अगर आप तमाम नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोगों को सालों साल जेल में बंद रखेंगे, बिना किसी ट्रायल के विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार लोगों को आप जेल में रखेंगे, न्यायालयों में खड़े होकर के उनकी जमानत का विरोध करेंगे, दुनिया में नाम कमाए हुए वांगचुक जैसे लोगों को आप 2 महीने से जेल में रखेंगे। तो अगर नागरिक आजादी किसी सरकार के अधीन सुरक्षित नहीं है और वह सरकार संविधान दिवस मनाने का दावा करे तो ये पाखंड नहीं है तो क्या? संविधान किस बात के लिए? क्या हमारे आपके लिए कोई किताब तो है नहीं, एक मात्र किताब तो नहीं है। बिल्कुल एक तरह का बोध है कि हम एक ऐसी व्यवस्था में हैं जिससे हमारे अधिकार सुरक्षित है। एक नागरिक के रूप में जो संरक्षण हमको मिलना चाहिए वो हमको मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में एक लिखित संविधान है और हर चीज व्यापक रूप से उसको लिखा गया है। लेकिन अगर उस संविधान के प्रति अगर आपके मन में कोई भाव नहीं है तो केवल आप समारोह भले मना लीजिए, उसका हासिल क्या होगा? आज 26 तारीख को आप संविधान दिवस मना रहे हैं और एक दिन पहले जो प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में किया वो संविधान सम्मत है क्या? देश के प्रधानमंत्री को या किसी संविधान के पद पर बैठे हुए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि वह इस तरह के धार्मिक गतिविधियों में शामिल हो, किसी धार्मिक गतिविधियों को इतना प्रोत्साहित करे, एक उसको एक आस्थावान व्यक्ति के रूप में वहां मौजूद हो? कुछ तर्क तो नहीं है। आप अगर सभी धर्मों के प्रति हो, और होता भी रहना चाहिए, अब तो धर्म समभाव की धारणा हमारे संविधान में है। हम धर्म ध्वजा फहराने के लिए तो हमारे संविधान में व्यवस्था नहीं की गई है। बिल्कुल, यह काम धार्मिक लोगों का काम। हमारे देश का एक झंडा है, उस झंडे को फहराने की जिम्मेदारी संवैधानिक पदों में बैठे हुए व्यक्ति की है, प्रधानमंत्री जी की है, राष्ट्रपति जी के, उपराष्ट्रपति या जो संवैधानिक पदों में बैठे हुए लोग हैं। कोई धर्म ध्वजा फहराने का दायित्व नहीं उनको दिया गया, लेकिन आपने किया वही। अगर आप यह काम करते हैं तो क्या वो संविधान के अनुकूल है?
और जब आप इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं जिसके जो संविधान के माध्यम से लगभग प्रतिबंधित हैं, तो क्या लोगों के मन में इस तरह का भाव पैदा होता है कि आप संविधान के मानने वाले लोग हैं? संविधान किस बात के लिए? एक आम नागरिक को बेहतर जीवन देने का एक आश्वासन है, एक सुरक्षा का आश्वासन है। और पिछले 1 दशक से क्या इस आश्वासन को आप फलीभूत होते हुए देख रहे हैं? लोगों के मन में जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनका उतना ही सम्मान है, लोग विपक्ष को लेकर के सरकार के मन में उतना ही सम्मान है। यह सरकार आलोचना को स्वीकार करने के लिए तैयार है, अपने से असहमत लोगों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। और अगर नहीं है तो फिर संविधान दिवस का मतलब क्या है? आप कितना सम्मान करते हैं? आप कोई ऐसा अवसर याद है पिछले 1 दशक में जब सरकार के मुखिया और विपक्षी दल एक साथ बैठ करके देश से जुड़ी समस्याओं पर विमर्श करते हुए दिखाई पड़े हैं? केवल और केवल विपक्ष की आलोचना करते रहना। आज के दिन विपक्ष के नेता ने समित पर एक सोशल मीडिया पर अपना ट्वीट वो किया हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया उसको देख लीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी के नेता है केसर साहब, उनकी प्रतिक्रिया देख लीजिए किस तरह का उनकी प्रतिक्रिया है। आप कहते हैं कि कांग्रेस के नेता का बयान औरंगजेब और से आप उनकी तुलना करेंगे। अगर आप कहते हैं कि आपातकाल को लेकर के कांग्रेस की आलोचना होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हम भी आपातकाल को स्वीकार नहीं करते हैं, सरकार के निर्णय की आलोचना करते हैं, काला अध्याय मानते हैं, नागरिक आजादी पे हमला मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पितृ संस्था तो संविधान को कहां स्वीकार कर रही थी? हर चरण में विरोध किया। क्या आज भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि नहीं उस समय जो हमने कहा था गलती हुई? आज भी आप कहते हैं कि मनुस्मृति के आधार पर शासन तंत्र में चलना चाहिए। और अगर आप संविधान के ऊपर मनुस्मृति को स्थान देते हैं और मनुस्मृति के अनुसार पूरी व्यवस्था को संचालित करने का संकल्प लेते हैं आप या इच्छा रखते हैं, तो फिर अब संविधान दिवस मनाने का क्या मतलब रह गया? बिल्कुल। और इसीलिए जी हाँ जी, बात पूरी कर लीजिए। बस केवल और केवल संविधान का शपथ ले लेना, ये शपथ किस बात के लिए हम लेते हैं? कि उसके प्रति एक अपना आग्रह प्रकट करते हैं जी, एक प्रतिबद्धता प्रकट करते हैं। और अगर वो प्रतिबद्धता आपके आचरण में नहीं दिखती तो फिर इस तरह के आयोजनों का मतलब क्या रह जाता है? बिल्कुल। और इसीलिए ममता बनर्जी ने आज सुनील शुक्ला जी एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि अब जब डेमोक्रेसी खतरे में है, जब सेकुलरिज्म खतरे में है, जब फेडरलिज्म को बुलडोजर से दबाया जा रहा है, इस मुश्किल समय में हमें अपने संविधान से मिलने वाले बहुमूल्य दिशा निर्देशों की रक्षा करनी चाहिए। और ये जो बात आपने कही कि जिस सरकार में विपक्ष का सम्मान ना हो, विपक्षी नेताओं का सम्मान ना हो, वो अपने को संविधान के प्रति आस्थावान कैसे बता सकती है और उसके प्रमुख कैसे बता सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। और यहां सरकार तो छोड़ लीजिए, अब तो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था भी विपक्ष को किस निगाह से देख रही है, इस पर भी बात करेंगे अगले चरण में। लेकिन प्रेम कुमार जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जो संविधान के प्रति लगातार ये आस्था प्रधानमंत्री की दिखाई पड़ रही है, आज उनका ट्वीट, वो मैं बार बार उसको देख रहा हूं, हालांकि उसके बाद उन्होंने और भी ट्वीट किए हैं, उनमें जिक्र है, लेकिन उसमें जो तस्वीर के साथ दिया है, मूल कर्तव्यों का तो उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है, लेकिन मूल अधिकारों का जिक्र नहीं किया है। जबकि संविधान को जो जानने वाले लोग हैं उनको पता है कि संविधान में पहले मूल अधिकार आते हैं, उसके बाद मूल कर्तव्य आते हैं, और मूल अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है संविधान में, जिनको जगह दी गई है। और क्यों दी गई है, एक लंबी बहस है वो, कि मूल अधिकारों को लेकर उन नागरिकों को कि वो कभी भी किसी भी समय उनके साथ छेड़छाड़ कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था नहीं कर सकती है। उनका जिक्र करना प्रधानमंत्री ने जरूरी क्यों नहीं समझा? ये उनसे ये बात रह गई, या जो सुनील शुक्ला जी कह रहे थे कि हर एक कदम वो राजनीति से प्रेरित होकर उठाते हैं, हर एक ट्वीट इस तरह का होता है, तो उसकी कुछ यहां पर आहट दिखाई पड़ रही है? कि मैं ये कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने कर्तव्य की ही बात कही, तो चलिए कर्तव्य को ही प्राथमिकता देते हैं, कर्तव्य को ही महत्व देते हैं। तो आज संविधान के प्रति जो कर्तव्य है वो किसके लिए है?
शासक के लिए है। शासक से ही तो अपेक्षा होती है कि वो अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करें। आप आइए ना, कर्तव्य पर ही आइए। अगर एक शासक कर्तव्य का पालन करने लगे तो उस शासन में शासित लोग या प्रजा या जनता जो कह ले वो उनकी दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि संविधान में ही अधिकार भी प्रदत्त है और संविधान में ही कर्तव्य है। आप केवल नागरिकों को कर्तव्य की याद दिला रहे हैं, आप अपने कर्तव्य की याद क्यों नहीं दिला रहे हैं कि हम संवैधानिक कर्तव्य का संकल्प लेते हैं संविधान दिवस पर और देश की जनता को हम किसी किस्म का के दुख तकलीफ में नहीं होने देंगे। बीएलओ की लगातार आत्महत्या होती रहेगी, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई आत्महत्याएं हो रही हैं, देश दम घोंटू वातावरण में जी रहा है, पूरा देश प्रदूषण में जी रहा है और कहीं सरकार का कर्तव्य ही नहीं दिखता है। संविधान के प्रति अगर कर्तव्यशील हो जाए सरकार, तो क्या उनकी पहली प्राथमिकता ये नहीं होनी चाहिए कि देश में कोई सुसाइड न करे, देश में ये जहरीला वातावरण न हो। जहरीला वातावरण सिर्फ पर्यावरण की ही बात नहीं है, गैर पर्यावरणीय दृष्टि से भी जो जहरीला वातावरण है सांप्रदायिकता का, सामाजिक वैमनस्यता का, उस वातावरण को भी ठीक करने की जिम्मेदारी का एक अच्छा फैसला किया, इसकी प्रशंसा हम करेंगे, सबको करना चाहिए। लेकिन संविधान की प्रशंसा या संविधान को मान्यता देने का जो के प्रति जो ईमानदारी होनी चाहिए, उस ईमानदारी का अभाव ही है कि ये संविधान दिवस उतना पॉपुलर नहीं हो पाया तब तक जब तक राहुल गांधी ने संविधान की प्रति अपने हाथ में नहीं ले ली, दूसरे लोगों को हाथ में नहीं पकड़ा दी और संविधान को खत्म करने के खतरे के प्रति देश को आगाह नहीं कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उस संविधान के माथे से लगाने के लिए बाध्य नहीं कर दिया, जिसकी तस्वीर वो बारंबार प्रदर्शित कर रहे हैं। यह है संविधान दिवस से लोगों को जोड़ने की जो कवायद है, उसका फर्क यही है। संविधान दिवस मनाना, उसका एक परंपरा का निर्वहन करना और संविधान के लिए, संविधान बचाने के लिए सड़क पर उतरना, ये फर्क है। आज नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के गिर्द संविधान को लेकर के अगर कोई फर्क है तो यही सबसे बड़ा फर्क हमें दिखता है। इसके बाद अगर संविधान की हम बात करें, और जरूरी है कि ये संविधान भाई क्या सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक और सांस्कृतिक तमाम स्तरों पर ये संविधान जो समानता की गारंटी देता है, उस गारंटी को क्या सरकार अपने कर्तव्यों के जरिए पूरा कर रही है? मणिपुर होता ही नहीं, मणिपुर होता ही नहीं जहां सरकार अकर्मण्य बैठी रही और एक जातीय नरसंहार हो रहे थे और सरकार एक जाति के साथ में खड़े होकर, जनजाति के बीच में एक के साथ खड़े होकर दूसरे का नरसंहार करवा रही थी, चुपचाप खामोश थी। पूरी संवैधानिक संस्थानें खामोश रही। तो ये संवैधानिक संस्थानों का खामोश रह जाना उस विचार के खिलाफ है, उस प्रैक्टिस के खिलाफ है जो संविधान हमारे देश की जनता के प्रति एक जिम्मेदारी सरकार को देता है, उससे जोड़ता है। जी बिल्कुल, तो इस बात को बिल्कुल प्रेम कुमार जी, बहुत सही आप कह रहे हैं कि ये एक विवशता दिखा रही है और ये मजबूरी ये कहां से आई, ये दिखाया, ये संविधान ने अपनी ताकत को, लोकतंत्र ने अपनी ताकत को दिखाया और जनता ने उस संविधान के तहत जो जनता को अधिकार मिले हुए हैं, जो वोटिंग राइट्स मिले हुए हैं, मत देने का, वोट देने का अधिकार जो मिला हुआ है, उसकी ताकत को उसने दिखाया। और जो आपने बात की कि राहुल गांधी ने इस संविधान को लेकर इतना जो कैंपेन किया, लोगों को बताने की कोशिश की कि संविधान ने हमको अधिकार क्या दिए हैं और किस तरीके से संविधान का क्षरण किया जा रहा है और मंसूबे पाले हुए हैं कि 400 पार
संख्या लानी है लोकसभा में और संविधान को बदलना है। उसका असर दिखाई पड़ा कि 240 पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की। उसके बाद से ही यही सवाल हमने शुरुआत में यही बात की थी कि उसके बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था संविधान को लेकर, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर को लेकर लगातार ये बढ़ती जा रही है, या फिर वो इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां एक चीज और एक बड़ा सवाल है। आपने कहा कि ठीक है, अगर कर्तव्यों का ही पालन किया जाए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अधिकारों को का जिक्र न करना, मुझे लगता है कि अधिकारों को लेकर उनकी मंशा दिखाई पड़ती रहती है। जिस तरीके से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तमाम तरह की आज़ादी पर अंकुश लगाने की जो नागरिक स्वतंत्रताएं हैं, उन पर अंकुश लगाने की कोशिशें होती हैं, आरोप लगते रहते हैं। सोनम वांगचुक हो या फिर कोई और भी हो, और तमाम छोटे स्तरों पर भी अफसरों के खिलाफ भी अगर कोई रिपोर्ट लिखी जा रही है, छप जा रही है, तो FIR दर्ज हो जाती है। पहले FIR दर्ज होती है, बाद पता चलता है कि रिपोर्ट लिखी क्या गई है। यानी ये जो एक लोगों में सहनशीलता की कमी आई है कि किसी की बात को, आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आखिर इसकी भी तो याद दिलानी चाहिए थी उनको कि ये भी हमारे संविधान का हिस्सा है, और इसी संविधान ने ये अधिकार भी दिए हैं कि लोग अपनी बातों को रख सके और लोग, दूसरे लोग जो हैं वो उनको सुन सके। प्रेम कुमार जी, देखिए समीर आत्मज जी, इस देश में आंदोलन भी हुए हैं, अनशन भी हुए हैं, और चुनाव भी लड़े जाते हैं, लेकिन हर एक स्तर पर जो, जैसे हमें निर्वाचित होने का अधिकार है, चुनाव में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह से चुनाव इतना साम दाम दंड भेद वाला बन गया है, शक्ति के हवाले हो गया है जी, और बहुत सारी चीजें उसमें शामिल है, वोट चोरी जैसी चीजें विकसित हो गई हैं, तो अब पार्टीगत तो दलगत जो स्थिति है वो तो संकट में है ही चुनाव की प्रक्रिया। और मगर अब इंडिपेंडेंस चुनाव लड़ना, छोटा दल बना लेना, राजनीति कर लेना, छोटे छोटे कुनबे में क्षेत्रीय दल बना करके संघर्ष करना, ये सारी चीजें अब इतिहास बनने वाली है, उस ओर देश जा रहा है। ये भी अधिकार है जिसकी अनदेखी हो रही है, बिल्कुल, इसका बिल्कुल। भी जिक्र नहीं होता है। आंदोलन करना, आंदोलन जीवी बोल करके आंदोलन को नीचा दिखाना, इस आंदोलन की महान परंपरा को, जिससे हमारा देश आजाद हुआ और जिस वजह से आज संविधान है, इसको आंदोलन जीवी कहना एक बहुत ही असंगत और बहुत ही निंदनीय बात रही है। वो भी हमने नी प्रधानमंत्री जी के मुख से सुना है, और ऐसी ही बहुत सारी चीजें। एक इंपॉर्टेंट बात यहां जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, हमारे देश में भी, दुनिया में सबसे ज्यादा धर्म हमारे ही देश में पैदा हुए, दूसरे देशों में भी धर्म है, सभी धर्मों के अपने अपने ग्रंथ हैं, और हर ग्रंथ अपने धर्मावलंबियों के लिए एक आदर्श है, लेकिन वो अपने धर्मावलंबियों के लिए है। ये हिंदुस्तान का संविधान है जो सभी धर्मावलंबियों के लिए एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसकी अगर हम रक्षा कर लेंगे तो हमारा अधिकार भी दुरुस्त हो जाएगा, हमारा कर्तव्य भी दुरुस्त हो जाएगा। ये संविधान है जो सबको बराबरी का हक देता है, अधिकार देता है, और सरकार को जिम्मेदार भी बनाता है कि आपको ऐसा करना होगा। संवैधानिक संस्थानों को भी जिम्मेदार बनाता है कि आपको इसी हिसाब से चलना होगा। जो कुछ जब कभी भी न्यायिक समीक्षा होती है तो उसका मूल आधार यही होता है जो उद्देशिका में लिखा हुआ है संविधान के। तो इस हिसाब से हम देखें तो हमारा संविधान एक महान धर्म ग्रंथ का दर्जा रखता है जिसमें सभी धर्म के लोग शामिल हैं, और इसलिए ये किसी गीता, किसी कुरान, किसी बाइबिल, किसी गुरु ग्रंथ सबके समकक्ष ही नहीं, मैं तो उन सब से इसको बेहतर और अनुकरणीय मानता हूं।
जी बिल्कुल, इस संविधान की अपनी एक अहमियत है और यहाँ संविधान के हिसाब से एक तंत्र कैसे चलना है उसका एक मार्गदर्शक है संविधान, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ये सवाल तो उठेगा ही कि जब आप उसी संविधान की प्रस्तावना में लिखित चीज़ों के, लिखित विचारों को आप उसको लेकर आलोचना करते हैं और उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को लेकर और संविधान को पर किस तरह की आपकी दृष्टि रहती है, आप बात कुछ भी करते हैं उसका पालन कैसे होते हैं, खासतौर पर जो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जो की बात होती है, धर्मनिरपेक्षता की बात, इन सब चीजों को लेकर आपके बयान कैसे आते हैं। और एक दिन पहले ही अभी जिसका जिक्र सुनील शुक्ला जी कर रहे थे कि अयोध्या में क्या कुछ हुआ, क्या वो संविधान के अनुसार हुआ? अमलेंदु उपाध्याय जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को संविधान के प्रति किस तरह की आस्था रखने की बात कर रहे हैं? क्या वो अपने संदेश देना चाहते हैं? और आपने क्या उनका ब्लॉग पढ़ा जिसको उन्होंने कहा था कि सबको पढ़ना चाहिए? अगर पढ़ा हो तो थोड़ा सा ये भी बताएं कि उसमें क्या उन्होंने लिखा है और किस तरीके से आस्था रखी जाए। हम आप जो कुछ कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ मुद्दे उठ रहे हैं, उनको अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन कर रहे हैं और अपने अधिकारों का भी, कि ज़रूरी चीज़ों को सबके सामने ला रहे हैं। क्या इस तरह के अधिकार और कर्तव्यों का भी प्रधानमंत्री स्वागत करते हैं? और ये सारी चीजें हमें इसी संविधान ने दी हैं। समीर जी, एक तो प्रधानमंत्री का ब्लॉग पढ़ने की अपनी क्षमता नहीं है और मन की बात भी अपन नहीं सुनते हैं। मजबूरी तब हो जाती है कि जब कार्यक्रम करना होता है और समीक्षा करनी होती है, तो मजबूरी होती है उसके कुछ अंशों को सुनना या पढ़ना। तो प्रधानमंत्री चूंकि काफी ज्यादा विद्वान हैं, तो हम जैसे मतलब कहिए कम पढ़े लिखे लोग जो हैं, उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि प्रधानमंत्री का लिखा हुआ पढ़ पाए। एक तो घोस्ट राइटर्स हुआ करते हैं समीर जी, तो वो घोस्ट राइटर्स जो हैं आजकल ज़्यादा उनको काम मिल गया है, ये भी समझा जा सकता है। तो घोस्ट राइटर्स ने कुछ लिखाया होगा, तो आप नहीं जानते कि प्रधानमंत्री ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किए समीर जी, वो दिन में हम लोगों ने दिखाई भी थी अपने ब्रेकिंग न्यूज में जी, और वही बातें उन्होंने प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में भी लिखी होंगी, जाहिर सी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री अधिकारों की बात नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सिर्फ कर्तव्य की बात कर रहे हैं। और मौलिक अधिकारों के विषय में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है, बिल्कुल साफ आदेश है कि इमरजेंसी के समय भी मौलिक अधिकार स्थगित नहीं होंगे, ये साफ तौर पर है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश की बात मैं इसलिए कर रहा हूं चूंकि संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये साफ आदेश है कि मौलिक अधिकार तब भी स्थगित नहीं होंगे, चाहे युद्ध हो चाहे इमरजेंसी हो, किसी भी हाल में ये स्थगित नहीं हो सकते। समीर जी, दिल्ली में कर्तव्य पथ तो बन जाता है, प्रधानमंत्री बना देते हैं, लेकिन जरा ये भी बताएंगे कि अधिकार पथ कहाँ है, कहाँ अधिकार पथ की बात की जाए। जंतर मंतर पर प्रदर्शन होते तो उनकी भी अब सीमाएं बांध दी गई हैं। अब आपको प्रदर्शन करने के लिए भी अनुमति लेनी होती है, अनुमति नहीं लेंगे तो आप गिरफ्तारी हो जाएगी। लोकतंत्र में प्रदर्शन की अनुमति की आवश्यकता क्यों पड़ गई, ये भी सवाल होता है। आखिर लोकतंत्र में किसी प्रदर्शन की अनुमति लेने की आवश्यकता क्यों है? तो बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। लेकिन समीर जी, आज जो हुआ है और राष्ट्रपति महोदया के श्रीमुख से जो कुछ निकला है और जो पाठ उन्होंने किया है, ये स्लिप ऑफ टंग भी नहीं है और ये किसी भी तरीके से कहा जाए कि अनभिज्ञता में भी नहीं हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, मतलब मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से आप लगातार चीजों को देखिए तो समझ में आता है। आपको याद होगा कि वो खादी ग्रामोद्योग विभाग का एक कैलेंडर छपा था और उसमें चरखा काटते हुए गांधी जी की जगह मोदी जी आ गए थे। फिर वो बताया गया कि ये गलती से हो गया था, भूल हो गई थी, वापस ले लिया गया। इसी तरीके से जब पुराने संसद भवन से नए संसद भवन जाया जा रहा था, तो उस समय संविधान की एक प्रति सांसदों को दी गई थी। वो जो सांसदों को प्रति दी गई थी, उसमें मालूम पड़ा कि जो प्रस्तावना है उसमें से समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश जो गणराज्य है, ये शब्द वहां से गायब थे। फिर बाद में बताया गया कि साहब ये तो गलती से हो गया था, चूंकि जो है ये पहली जो थी प्रति वो जो थी बट गई थी। भाई, जब संविधान संशोधन हो चुका तो आपने पुरानी प्रति क्यों छाप दी? इसी तरीके से एक बार एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, उस विज्ञापन में भी वो गायब थे शब्द, उस पर भी यही सफाई आई थी कि साहब ये पहले जो ये गलती से जो था ये चला गया, जो पहली वाली जो थी वो आ गई थी। तो भाई, ये गलतियां बार बार संविधान के साथ क्यों होती हैं?
तो प्रधानमंत्री कौन से संविधान की बात कर रहे हैं? फिर प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि भारत के संविधान की में आस्था की बात कर रहे हैं या फिर जो ग्रेट ब्रिटेन का संविधान था उसमें आस्था की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका पितृ संगठन है उसकी तो भारतीय संविधान में आस्था रही नहीं है। तो प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए किस आप संविधान की बात कर रहे हैं। तो समीर जी, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो संविधान जो है वो जिस दिन से बना है या जब से उसके बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, तब उसे भारतीय जनता पार्टी के जो मानसिक पुरखे हैं उनके सीने में शूल की तरह चुभता रहा है। संविधान जब बन रहा था उसमें पंडित नेहरू के और डॉक्टर अम्बेडकर के पुतले भी जलाए गए थे। मनुस्मृति ही संविधान होना चाहिए ये भी कहा गया था। ये भी कहा गया था कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। ये सारी बातें कही गई थी। तो ये सारी बातें जो शूल की तरह चुभती रहती हैं तो वो अब सामने निकल कर आता है। मजबूरी ये है कि संविधान ने 400 पार का जो नारा दिया गया था वो 400 पार को 240 में ला पटका, तो अब मजबूरी बन गई है उसके सामने शीश नवाना। लेकिन समीर जी, ये शीश नवाना जो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि इस तरीके के जब काम होते हैं तो जब शीश नवाया जाता है तो पहले शीश नवाते समय नीचे से चादर खींच ली जाती है। तो ये संविधान के नीचे से चादर खींचने का एक कृत्य भी हो सकता है कि हम शीश नवा रहे हैं और धीरे से चादर खींची जा रही है। आप शीश नवाएं या ना नवाएं, संविधान कोई पूजा की किताब नहीं है कि आपको शीश नवाना है। संविधान जो है इस देश को चलाने वाली किताब है। संविधान इस देश के हिसाब, मतलब देश जो है इस संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। सवाल यह है कि क्या देश संविधान के हिसाब से चल रहा है? क्या संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा हो रही है? क्या जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसकी रक्षा हो रही है? क्या जो बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, क्या उसकी रक्षा हो रही है? अगर इन सारी बातों का उत्तर ना में आता है तो फिर कैसा संविधान के सामने शीश नवाना? हमें कोई आवश्यकता नहीं कि प्रधानमंत्री जो है संविधान के सामने शीश नवाएं या प्रधानमंत्री जो है संविधान दिवस बनाएं। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप संविधान को लेकर के घूमें और आप उसकी आप प्रस्तावना का पाठ करें। लेकिन देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। सरकार के हर काम में संविधान की छाप दिखाई देनी चाहिए, जो दिखाई नहीं पड़ती है। तो ये समीर जी एक बड़ा संकट है देश के सामने। और मैं फिर कहूंगा कि प्रधानमंत्री अगर संविधान के आगे शीश नवा रहे हैं फिर उसको कर रहे हैं तो फिर याद रखिए कि प्रधानमंत्री फिर याद दिला रहे हैं कि 400 पार होने दो, इस संविधान को तो हम खत्म करके रहेंगे। शायद ये संकेत देने की कोशिश की है। SIR पे जो चल रहा है समीर जी, वो भी इस संविधान को बदलने की प्रक्रिया का एक हिस्सा समझा जा सकता है। मुझको ऐसा लगता है, बाकी जब आगे चीजें होंगी तब देखा जाएगा। जी बिल्कुल, आपने जो जिक्र किया और ये सही बात है कि संविधान कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, वो आस्था और उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं उनका अनुपालन करना हमारा सबका कर्तव्य है, धर्म है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसको नमन करें। ठीक है, आपकी आस्था है, आप उसको बिल्कुल भगवान के तौर पर लेते हैं और अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि केवल उसको ये दिखाने के लिए है या वास्तव में जो संविधान में दी गई चीज़ें हैं उनका पालन किया जाना चाहिए, सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सरकारों के लिए भी बाकायदा एक चैप्टर है सरकार में कि क्या उनको करना है और क्या नहीं करना है, क्या किस तरीके से उनका पालन हो रहा है। और जिस तो जो मौलिक कर्तव्यों की बात की प्रशांत जी ने कि क्या मौलिक कर्तव्य में जो चीज़ें हैं वास्तव में खुद प्रधानमंत्री और उनकी सरकार उसका कितना पालन कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो बात SIR की हुई और ये चर्चा हो रही है क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि संविधान को कैसे डैमेज किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। संविधान ने जो ये अधिकार दिया हुआ है, वोटिंग राइट्स लोगों को दे रखे हैं, इसी वोटिंग राइट को लोगों के वापस लेने छीनने की कोशिशें की जा रही हैं और इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। प्रशांत जी, अब ये बहुत बड़ा सवाल ये है कि आखिर चुनाव आयोग की अभी तो कोई इसमें बातें नहीं आ रही हैं, कोई उनका बयान आधिकारिक रूप से नहीं आ रहा है कि वास्तव में जो दबाव की खबरें हैं वो दबाव है, क्यों दबाव दिया जा रहा है। अब तो ये भी कई जो उत्तर प्रदेश में घटना हुई है उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें नाम काटने का दबाव पड़ रहा था कुछ खास तबके के लोगों का। क्या इस तरह के दबाव है? क्योंकि अगर ड्यूटी की बात होती, काम करने का जो दबाव होता, तो ऐसा लगता है कि ये दबाव ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, हमेशा होता रहा है। क्या इस तरह के अनएथिकल और इल्लीगल दबाव बनाए जा रहे हैं BLOs पर? ऐसा हो सकता है? क्या कुछ हो रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये संविधान और देश और लोकतंत्र, इसके लिए ये कितना बड़ा खतरा है? उत्तर प्रदेश से जो खबरें आई हैं राजीव, समीर जी, वो इसी तरफ इशारा कर रही हो। ये कह रही है, उसमें खबरों में ये है बात है
कि वो पिछड़ा वर्ग के लोगों के नाम काटने की बात का दबाव था जी। तो अब आप ये समझिए कि जो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया है और जिस पे हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं, बहुत सा मीडिया नहीं चर्चा करता इस बार में उतनी, कि वो बेसिकली जो भारत के संवैधानिक अधिकार और सबसे बड़ा अधिकार वोट देने का अधिकार जिससे कि सरकार बनती है जी, उस अधिकार पे ही हमला है। बिहार में हमने देख लिया कि एसआईआर के बाद वहां की सरकार बन गई जिसका पूरा निष्कर्ष जो है चुनाव का वो बहुत विवादित है और निष्पक्ष चुनाव आयोग होता तो ये नतीजे कुछ और होते। निष्पक्षता केवल चुनाव को कंडक्ट कराने में नहीं है, निष्पक्षता इस बात की भी होनी चाहिए कि आप लेवल प्ले फील्ड, एक समतल जमीन कहाँ दे रहे हो, तो समतल जमीन आप नहीं दे रहे हो, आप जो सत्ताधारी दल है उसके साथ खड़े हुए हो, वो जो भी कर रहा है वो पैसे ट्रांसफर कर रहा है, आप आंख बंद करके देख रहे हो जैसे किसी तो उस तरीके का आपका बर्ताव है। दूसरी बात देखिए, कर्तव्यों की बात अगर प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो भारत के प्रत्येक नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करे और वही सबसे बड़ी चीज है। ये वीडियो दिख रहा है समीर जी, में अगर ऑडियो सुना सके हम तो किस तरीके से वो समाजवादी को सामाजिक पढ़ा गया है जी, वो भी लोगों को समझ में आएगा कि ये गलती बड़ी मासूम गलती है कि ये क्योंकि लिखित राष्ट्रपति महोदय पढ़ रहे जी कोशिश करते हैं, अपनी टीम से कहते हैं कि अगर ये इसको हम सुना सकें, इसको फुल स्क्रीन पर लाकर या फिर हाफ स्क्रीन पर ही, तो ये लेकिन ये शायद अभी संभव नहीं हो पाएगा जैसा बताया जा रहा है। तो बिल्कुल ये बहुत गंभीर मसला है और जो इसको अब इससे जोड़ते हैं जो प्रशांत जी, अमलेंदु जी ने कहा कि कोई चीज़ यहाँ पर गलती से नहीं होती है, बताया भले गलती से जाता है लेकिन उसमें बहुत बड़ा संदेश छिपा रहता है। आप याद करिए जब यही जो अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद नहीं गिरी थी और विवाद चल रहा था, बीजेपी के नेता हो चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के नेता हो, आरएसएस के नेता हो, खास तौर से मैं बीजेपी का चूंकि राजनीतिक दल है उनसे आप बात करिए तो उनका कहना होता था कि ये का उसमें कोर्ट का मुद्दा है, कोर्ट में है। आज आप देखिए कि पूरा का पूरा श्रेय ले रहे हैं, हालांकि वहां विनय कटियार जो पहले बहुत एक्टिव सक्रिय नेता हुआ करते थे वो बहुत आजकल बहुत उखड़े हुए हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। और क्योंकि श्रेय लेने जो लोग श्रेय ले रहे हैं इनका कोई योगदान ही नहीं था उस समय वहां पर। मुझे जहां तक याद है, सुनील शुक्ला जी बेहतर बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के शिलान्यास से पहले शायद कोई आधिकारिक तौर पर कोई यात्रा नहीं थी, इतने दिनों तक मुख्यमंत्री भी थे गुजरात के या फिर प्रधानमंत्री रहते हुए भी कोई यात्रा नहीं। तो ये चीजें संदेश देने अब उसका पूरा का पूरा श्रेय लिया जा रहा है। तो जो ये बात आपने कही कि उसमें समाजवाद के बजाय वहां पर समानता की बात कही है, जो शब्द इस्तेमाल सामाजिक, तो ये इंटेंशनली नहीं हो सकता है क्योंकि उनके पास जब स्क्रिप्ट आई रही होगी उसको लिखने वाले भी, एक टीम ऐसा तो होता नहीं कि लिखा और दे दिया, बाकायदा पूरी उसकी स्क्रूटिनी होती है और लिखने वालों से हम इतनी अपेक्षा तो कर सकते हैं कि वो कम से कम संविधान की प्रस्तावना जानते होंगे। पहले एनसीईआरटी की किताबों में लिखा रहता था, पता नहीं अब लिखा रहता है कि नहीं, पूरी संविधान की प्रस्तावना लिखी रहती थी। तो ये इसको ऐसे नहीं कहा जा सकता कि ये कोई छोटी मोटी गलती है, अनजाने में हो गई है। मुझे नहीं लगता कि अनजाने में की गई गलती हो, लेकिन अब इसके पीछे मकसद क्या है अब वो देखने वाली बात होगी। तो जी आप कंटिन्यू करें सर। प्रशांत जी। जी, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए जो हम सब ने यहाँ पे इमरजेंसी का दौर देखा है, संविधान को चुनौती बेशक निश्चित रूप से इमरजेंसी में आई थी और उसका देश की जनता ने बहुत ही माकूल जवाब दिया जी। और जबकि वो इमरजेंसी संवैधानिक प्राविधानों के तहत ही लगी थी। बिल्कुल गलत काम हुए थे लेकिन कुछ काम नहीं भी हुए थे।
देश की संपत्तियों को उद्योगपतियों को नहीं बांटा गया था जी। इमरजेंसी के दौरान। इमरजेंसी के दौरान देश का भाईचारा नहीं बिगाड़ा गया था। इंदिरा गांधी मुसलमानों को या दलितों को या किसी जाति विशेष को, यादवों को या किसी और को निशाने पर नहीं ले रही थी। इमरजेंसी के दौरान लोगों के मताधिकार नहीं काटे जा रहे थे। अगर SIR इंदिरा गांधी कराती तो इंदिरा गांधी चुनाव भी नहीं हारती। तो अपना चुनाव भी हार गई थी, रायबरेली से 55,000 वोट से हार गई थी, राजनारायण से जी। तो इमरजेंसी में भी संविधान पे खतरा था, लेकिन इमरजेंसी में बहुत चीजें नहीं भी हुई थी जो अब हो रही हैं। और अब मुझे लगता है कि जो संविधान पे अब जो हमला है वो बहुत सोचा समझा है और बहुत ही प्रोसीजरल है। आप देखिए कि पूर्व राष्ट्रपति ने जगदीप धनखड़, उन्होंने हमला किया किस पे? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे जी, जो कि जिसको माना जाता है कि भारत के संविधान का पुनर्जन्म है। जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है केशवानंद भारती केस में, वो भारत के संविधान का पुनर्जन्म है, क्योंकि उसने संसद के अधिकारों को सीमित कर दिया कि आप संविधान में सब कुछ नहीं बदल सकते, आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते। तो उसके खिलाफ जगदीप धनखड़ बोले, तो जगदीप धनखड़ बोले तो क्या सरकार की तरफ से या सत्ताधारी पार्टी की तरफ से कोई उनका खंडन हुआ? कुछ कहा गया कि नहीं उपराष्ट्रपति को यहां तक नहीं बोलना चाहिए था? क्योंकि उपराष्ट्रपति रहते हुए वो वही बात बोल रहे थे जो बीजेपी, RSS और मोदी साहब की सरकार चाहती है। बात अलग है कि वो थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़ गए तो उनका इस्तीफा हो गया एक फोन कॉल में जी। तो आज की तारीख में अगर आप देखिएगा तो भारत के संविधान पे इमरजेंसी से भी बड़ा खतरा है। और दूसरी एक बात मैं और कह दूं कि भविष्य की भारत की राजनीति भी संविधान के इर्द गिर्द होगी। बिल्कुल। और इस बात को मोदी जी समझते हैं, इसीलिए SIR हो रहा है। ये जो कस्टमाइज वोटर लिस्ट बनाने का काम हो रहा है, इसका प्रयोग बिहार में कर लिया गया है। ये संविधान को ही अंडरमाइन करने का, संविधान को ही किनारे लगाने का, बगैर संविधान को परिवर्तित किए ये कोशिश हो रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत की भविष्य की राजनीति भी इस संविधान के इर्द गिर्द होने वाली विपक्ष की भी और सत्ताधारी दल की भी। सत्ताधारी दल तमाम तरीके सत्ता वो संविधान को कमजोर करने की बात करेगा, SIR उसका बड़ा प्रमाण है, और विपक्ष संविधान के ही इर्द गिर्द जो है वो राजनीति अपनी रखेगा। तो संविधान के इर्द गिर्द, जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, वो शुरुआत ही हो गई है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी ने इस मुद्दे को न उठाया होता, बल्कि राहुल गांधी से भी ज्यादा श्रेय तो देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के उन माननीयों का, नेताओं का, जिन्होंने ये मंशा जाहिर कर दी कि हम 400 पार का नारा हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों दे रहे हैं। स्पष्ट तौर पर उस समय के सांसदों ने, कई सांसदों ने कह दिया था कि इसका मतलब मकसद ये है कि अगर इतने सीट हमारे पास आ जाएंगी तो हम पूरे संविधान को ही बदल देंगे, क्योंकि तब हमारे पास किसी दूसरे अपने सहयोगी दलों की इच्छा पर हमको निर्भर नहीं होना पड़ेगा। लेकिन यही संविधान की मजबूती है। अब वो राहुल गांधी माध्यम बने, उन्होंने बताया, लोगों तक पहुंचाया कि कैसे क्या कुछ मंशा है। जो संविधान हम देख रहे हैं, जिसके नाम पर शपथ ली गई है, उसी को बदलने की मंशा है। परिणाम सामने है। यही इस लोकतंत्र की, संविधान की मजबूती है कि उसको दिखा दिया। जो आप जिक्र कर रहे थे इमरजेंसी का, वो भी संविधान की मजबूती ही है कि जहां इंदिरा गांधी को लगा कि हाँ भले ही प्रावधान, उसके इमरजेंसी के प्रावधान संविधान में दिए हैं, लेकिन उसका जिस तरीके से दुरुपयोग हुआ, उनको भी पता लग गया, दिखा दिया जनता ने कि क्या होता है जब कोई संविधान में प्रदत्त चीजों का एक हद से ज्यादा उसका दुरुपयोग करने लगता है या फिर वो अपने हाथ में लेने की कोशिश करने लगता है। खैर, अब ये मजबूती तो है ही,
इसीलिए शुरू में ही हमने कहा कि संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर जो बंटवारा है यहाँ पर शक्तियों का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, यानी न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच, सबको ताकत भी दी है, सबको अधिकार भी दिए हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर एक बैरियर लगाने की भी ताकत दे रखी है। तो ये जो समन्वय है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले, वो गलती से कोई चीज़ें करेगा, पता लग जाएगा, हाथ पीछे खींचना पड़ेगा, मंशा चाहे जो हो, वो चीज़ें पता लग जाती हैं और उनको ये जनता रोक देती है ऐसा करने से। सुनील शुक्ला जी, लेकिन ये बात मैं आपसे पूछूंगा सर कि जो अब चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है ये संवैधानिक संस्था है, अब उसी संविधान प्रदत्त संस्थाएं ही, जैसा कि विपक्ष आरोप ही नहीं लगा रहा है, बहुत सारे तथ्य भी पेश कर रहा है, अगर ये संवैधानिक संस्थाएं ही इस संविधान को खत्म करने की कोशिश करेंगी, कमजोर करने की कोशिश करेंगी, तो क्या होगा फिर? क्या परिणाम, क्या कुछ आप इसमें देख रहे हैं? जो चुनाव आयोग की जो भूमिका है ये संविधान को कितना नुकसान पहुंचाने जा रही है या कितनी क्या आहट उसकी सुनाई पड़ रही है? संविधान का मान मर्दन करने वाली संस्थाएं चाहे व्यक्ति संविधान के रास्ते से ही चुन करके आते हैं, उनके आने कोई अलग रास्ता नहीं है, और अपने पद पे आने के साथ ही वो संविधान की अवमानना शुरू कर देते हैं, संविधान को कमजोर करना शुरू कर देते हैं। उनको रोकने की ताकत आम आदमी के पास होती है। आम आदमी जब संविधान का मुद्दा क्यों गंभीर हो गया, लोगों ने, इस देश के नागरिकों ने बता दिया कि वह इस संविधान में के बदलाव के खिलाफ है। जी, भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है वो पूरा नहीं हो सकता। 400 के नारे को 240 पर लाकर रोक दिया। पूरे देश भर में इसकी चर्चा हुई और पूरे चुनाव भर भारतीय जनता पार्टी सफाई देती रही, लेकिन लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। स्थिति ये आ गई कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत भी नहीं मिल पाई। आज उन्हें बैसाखियों पर चलना पड़ा। जी, तो ये अब सवाल इस बात का है कि निर्वाचन आयोग जो संविधान में जो संवैधानिक संस्था है निर्वाचन आयोग, वह कोई भी संस्था अपने सीमाओं के साथ, अपने मर्यादाओं के साथ काम करती रहे, यह भी सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार का है। सरकार का काम फैसिलिटेटर का होता है। अगर सरकार ही चाहेगी कि किसी संवैधानिक संस्था की कार्यप्रणाली दूषित हो जाए या संविधान के अनुकूल न रह जाए, तो फिर आम आदमी के प्रतिरोध के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। निर्वाचन आयोग की आज जो भूमिका है वो कैसे स्वीकार की जा सकती है? सवाल है कि एसआईआर क्यों लागू कर रहे हैं भाई? एसआईआर से क्या हासिल होने जा रहा है? एक ऐसा काम जो निरंतर चलने वाला, इस देश के संविधान में, इस देश की प्रक्रिया में यह शामिल है कि मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी। वो एक कालखंड के लिए नहीं चलती है, प्रतिवर्ष चलती है। साल के पहला महीना मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए दिया जाता है। क्या इसको अपडेट करेंगे? जिन लोग, और उसमें प्राथमिकता क्या होती है कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल होने से रह गए हैं उनका नाम शामिल किया जाएगा। एसआईआर में तेजी हो रहा। बिल्कुल, पहली बार मैं स्मृतियों में ये सुन रहा हूं कि कोई भी रिवीजन की प्रक्रिया मतदाताओं का नाम काटने के लिए किया जा रहा है। ये तो उद्देश्य नहीं हो सकता, ये तो सकारात्मक उद्देश्य नहीं है। और मतदाता सूची में शामिल होने की जिम्मेदारी आपने आम नागरिकों को दे दी, ये भी उचित नहीं है। निर्वाचन आयोग विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष के साथ एक इस तरह की भूमिका अदा कर रहा है जैसे वो कोई गैर नागरिक लोग हों, उनका इस चुनाव की प्रक्रिया में कोई उनकी भागीदारी नहीं है, या वो चुन करके नहीं आए हुए हों। जी, विपक्ष को भी संविधान के रास्ते तो विपक्ष का दर्जा प्राप्त है। वो भी तो जनता के प्रतिनिधि हैं। निर्वाचन आयोग उनकी बात को नहीं सुनेगा। लेकिन जब सरकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग स्वीकार करने की स्थिति में न हो, वह एक प्रतिबद्ध निर्वाचन आयोग के गठन का प्रयास कर रही हो, वह एक निर्वाचन आयुक्तों की पारदर्शी तरीका जो सर्वोच्च न्यायालय ने बताया उसको स्वीकार करने के लिए न तैयार हो, निर्वाचन आयोग को पूरी तरह से अपना शिकंजा रखने के लिए प्रयासरत हो, फिर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? तो जो अगर निर्वाचन आयोग सरकार के साथ खड़ा हो जाएगा,
या निर्वाचन आयोग सरकार के अनुकूल ही गठित होगा, तो आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि संवैधानिक मूल्यों और मर्यादाओं के अनुसार काम करेगा। जी बिल्कुल, इसीलिए खतरे की आशंका दिखाई पड़ रही है कि ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही ध्वस्त कर देगा। एग्जैक्टली, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, ये ऐसे संस्थान है, इनका विचलन देश के लोकतंत्र के ऊपर खतरा पैदा करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक है, सर्वोच्च न्यायालय हमारे संविधान का संरक्षक है। निर्वाचन आयोग जनादेश प्राप्त करने की संस्था, जनादेश के आधार पर सरकार गठित करने की जिम्मेदारी उसके पास है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाना उसकी जिम्मेदारी बनती है। क्यों कि इसके अभाव में अगर कोई जो चुनाव होगा उसके आधार पर गठित सरकार की लेजिटिमेसी को लेकर तरह तरह के सवाल पैदा हो, तो सरकारों का गठन किसी भी तरह के संदेश से परे हो, ये इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के ऊपर है। बिल्कुल, आज निर्वाचन आयोग के ऊपर इतने सवाल पैदा हो रहे हैं और निर्वाचन आयोग मौन है। मतलब हमने कभी किसी निर्वाचन आयुक्त को ये नहीं सुना, कहते सुना है कि इतने लाख या इतने करोड़ों के नाम मतदाता सूची से काट दिए जाएंगे। आपका काम यह है कि आप निश्चित रूप से मतदाता सूची से उन लोगों का नाम अलग हो जाना चाहिए जो लोग दिवंगत हो गए हैं। बिल्कुल, लेकिन मतदान जो SIR को लेकर क्या जो ये दायित्व उसका है भी या नहीं, अभी तो सुनील शुक्ला जी सुप्रीम कोर्ट को यही तय करना है कि चुनाव आयोग ये करा भी सकता है या नहीं करा सकता, लेकिन चुनाव आयोग कदम दर कदम आगे बढ़ता जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी सुपरसीड करता दिखाई पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रेम कुमार जी, आपसे ये जो जिस तरीके के आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं और ये हड़बड़ी उसकी जो दिखाई पड़ रही है, इसको लेकर बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये इस हड़बड़ी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? चुनाव आयोग की हड़बड़ी को, SIR को लेकर जो कर रहा है वो। जी, इस हड़बड़ी की सबसे बड़ी गड़बड़ी तो सामने है कि आत्महत्या का दौर चल रहा है। इससे दुखद स्थिति और क्या हो सकती है, और उससे भी ज्यादा दुखद है कि संवैधानिक संस्थाएं मौन रही। आज ये बहुत बड़ी जीत है कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है, कम से कम संज्ञान लिया। अरे हम तो स्वतः संज्ञान की अपेक्षा कर रहे थे, तो SIR की सुनवाई के दौरान उन्होंने संज्ञान लिया। तो चलिए फिर भी इस बात पर संतोष करते हैं कि कोई है जो BLO की लगातार आत्महत्याओं की सुध ही ले रहा है, लेकिन सुध ही लेना काफी नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट को से हमारी ये अपेक्षा है, जनता की ये अपेक्षा है कि चुनाव आयोग ने क्यों नहीं संज्ञान में लिया। चुनाव आयोग जिसके कहने पर BLO ड्यूटी पर है और BLO आत्महत्या कर रहा है और चुनाव आयोग की जुबान से एक शब्द नहीं निकला है, वो सिर्फ नोटिस पा करके इससे बरी हो जाएगा। हम अपेक्षा रखते हैं कि संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को बांधेगा इस बात पर कि कैसे BLO की आत्महत्याएं हो रही हैं और ऐसा कौन सा तुमने काम करने का तरीका निकाला है कि एक के बाद एक आत्महत्याएं हो रही हैं। इसकी जवाबदेही तय करने की बात होगी और सजा देने की तक की भी जाना पड़ेगा, ये हम अपेक्षा रखते हैं सुप्रीम कोर्ट से। जी बिल्कुल, आज की सुनवाई में प्रेम कुमार जी इस पर बात भी हुई। अभी हम अमलेंदु जी से इस पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ हुआ। आज जो BLOs का ये मामला आ रहा है, इसको लेकर वहां पर जो दलीलें पेश की जा रही थी SIR पर सुनवाई के दौरान ये बात हुई। लेकिन प्रशांत जी, उस जो आज प्रस्तावना का वाचन हो रहा था संसद भवन में, टीम हम के पास हमारे वो तैयार है, हम एक बार सुनना चाहेंगे चूंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज है और गलती नहीं हुई है, गलती हुई है या नहीं हुई है देखते हैं। इस पर कोई अभी तक तो मेरे ख्याल से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है, संज्ञान लिया गया है कि नहीं लिया गया है, लेकिन सुन लेते हैं और किस तरीके से संविधान की प्रस्तावना के साथ एक तरीके से कहा जाएगा कि खिलवाड़ हुआ है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सामाजिक पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक
गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी तो ये प्रस्तावना में राष्ट्रपति महोदया ने उसको पढ़ा, द्रौपदी मुर्मू जी ने, और उन्होंने सामाजिक कहा। अब सबके हाथ में थी, हालांकि बिरला साहब के हाथ में प्रस्तावना नहीं थी, हो सकता है उनको याद हो, लेकिन अब ये जहां पर समाजवादी की जगह सामाजिक की ये कहा गया, और लोगों ने भी यही उच्चारण किया या फिर उन लोगों ने जो लिखा हुआ मिला हुआ था वो किया, यानी जो संविधान में लिखा हुआ है मूल रूप से। पर यह है गंभीर मुद्दा है और गलती हुई है या फिर यही लिखकर उनको दिया गया था जिसका वो वाचन कर रही थी, ये अब पता लगेगा तो ये अपने दर्शकों को भी ये जानकारी दी जाएगी। लेकिन अमलेंदु जी, आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, हालांकि लगा कि पहले की आज भी शायद टल जाए, लेकिन आज जो SIR का विरोध करने वाले पक्ष के वकील थे वो इस बात पर अड़े हुए थे कि हम हर स्थिति में तैयार हैं, कभी भी हमसे आप बहस करवा सकते हैं। तो फिर जजेस ने कहा नहीं ठीक है, आज हम करते हैं सुनवाई। हालांकि अभी सुनवाई जारी रहेगी कल भी, पर SIR के दौरान ये जो हड़बड़ी है चुनाव आयोग की, और उस हड़बड़ी में जो दबाव आ रहा है BLOs पर, छोटे कर्मचारियों पर, बड़े अफसरों पर नहीं आ रहा है, उन पर भी रहा होगा, लेकिन वो अपना पूरा दबाव इन्हीं पर डाल रहे हैं, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई। और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख रहा उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, आपकी क्या कुछ रहा उस दौरान। देखिए समीर जी, एक तो सुप्रीम कोर्ट का रुख जो था वो काफी कैजुअल सा दिखाई पड़ा, खासतौर से बिहार के SIR के मामले में। और केरल के SIR के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी वो ये थी कि भाई ये केरल का मामला जो है ये कुछ दूसरे किस्म का है, चूंकि वहां स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, तो ये कुछ इनके तर्क दूसरे हैं, तो इसको हम अलग से सुनेंगे। और तमिलनाडु का मामला अलग है, तो उसको हम अलग से सुनेंगे। तो ये उनकी तरफ से कहा गया, और सब में तारीख लग गई, 2 दिसंबर, 4 दिसंबर और 9 दिसंबर वो तारीखें लग गई, उन पर बातचीत होगी। लेकिन फिर उसके बाद ये कहा गया कि जब याद दिलाया अभिषेक मनु सिंघवी ने कि भाई आज बिहार के मामले में भी लगा हुआ था, उस पर फाइनल हियरिंग होनी थी, उस पर क्या है, तो जस्टिस सुल्तान ने कहा कि हाँ इस पर हम सुनवाई करेंगे, और 2 बजे का समय फिर उसके लिए तय हुआ कि 2 बजे इस पर बातचीत की जाएगी फाइनल इस पर हियरिंग के लिए। हालांकि जो अपने राकेश द्विवेदी जी थे चुनाव आयोग की तरफ से, उनका तर्क ये था कि भाई इसको नहीं सुना जाए, चूंकि कई राज्यों की याचिकाएं आ गई हैं, तो फिर सारी याचिकाओं को एक साथ सुना जाए। क्योंकि याचिकाएं अलग अलग भले ही हैं, लेकिन जो इसको चुनौती देने का आधार है वो एक ही है, ये असंवैधानिक है। इसको लेकर उनका तर्क था, यानी वो चाहते थे तारीख पर तारीख होती जाए और तारीख फिर मिल जाए। लेकिन शायद जस्टिस सूर्यकांत जो थे वो तय करके आए थे कि नहीं आज इसको सुनना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम इसको आज हर हाल में सुनेंगे, और आप इसको कपिल सिब्बल ने कहा कि नहीं हम तैयार हैं, आप जिस समय कहिए हम उस समय तैयार हैं, इनको अपना पक्ष रखते दीजिए और हम फिर इसके बाद अपनी बात रखेंगे। अब जब लंच के बाद शुरू हुई सुनवाई समीर जी, तो उसके बाद मालूम पड़ा कि जो राकेश द्विवेदी साहब हैं वो बीमार पड़ गए हैं, और मालूम पड़ा कि सुबह घूमने गए थे, और घूमने गए तो उसमें उनको जो थी काफी ज्यादा दिक्कत हो गई, और प्रदूषण दिल्ली में बहुत ज्यादा है। तो अब मोदी जी के रहते हुए दिल्ली में प्रदूषण भी बढ़ गया है समीर जी, और दुनिया के जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं उनमें टॉप जो कर रहा है दिल्ली इस समय टॉप कर रहा है। तो ये भी मोदी जी की एक उपलब्धि है। 70 सालों में पहली बार मोदी जी ने ये करके दिखाया है कि दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी और सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में है, तो ये हो सकता है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि मुझको जो है वो लाइव जुड़ने की अनुमति दी जाए, तो उनको फिर छुट्टी दे दी गई कि ठीक है आप जो है लाइव जुड़ सकते हैं। तो उनको
कपिल सिब्बल ने फिर अपनी सारी बातें रखी। और ये कपिल इसमें सिब्बल जो ने उत्तर दिए। अमलेंदु जी, आप ये थोड़ा सा आपको मैं टोक रहा हूं, ये जो इसको बीएलओस की जो जान जाने का उनके ऊपर जो दबाव का मामला है, ये किस तरीके से आया और इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा, थोड़ा सा इस पर आप रोशनी डालें। हाँ, बीएलओस का मामला इस तरीके से आया कि जब सुनवाई लगभग खत्म होने को थी, जी। तो उस समय फिर पश्चिम बंगाल की तरफ से जो अधिवक्ता खड़े हुए, उन्होंने कहा कि भाई तो जान जा रही है और पूरे देश भर में 23 बीएलओस की जान जा चुकी है। तो बहुत ही असंवेदनशील मामला जो है, मतलब टिप्पणी जो थी वो राकेश द्विवेदी की तरफ से थी इसमें कि भाई आपकी याचिका में तो नहीं है, प्रशांत भूषण से मतलब कहा गया कि आपकी याचिका में तो ये शामिल नहीं है कि इसमें कोई जान भी चली गई है। इस पर फिर सीजीआई ने मतलब इसको संज्ञान में लिया, उस पर चुनाव आयोग को नोटिस इशू किया कि आप 1 दिसंबर तक इस पर अपना जवाब दाखिल करिए। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से टिप्पणी की गई बहुत ही असंवेदनशील, अमानुषिक और पाशविक टिप्पणी थी कि आपकी याचिका में इसका जिक्र नहीं है। याचिका दाखिल हुई थी महीना भर पहले और जान जा रही है कल, तो कैसे महीना भर पहले जो याचिका दायर हुई थी उसमें इस बात को आ जाएगा। तो अभी तो जो था बात ये हो रही थी, कपिल सिब्बल लगातार ये कह रहे थे कि हम अभी जो बात कर रहे हैं वो हम प्रोसीजर पे बात कर रहे हैं, जो प्रोसेस है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो प्रोसेस जो जिस तरीके से किया जा रहा है उसमें जाने जा रही है। तो एक तरफ तो ये था समीर जी, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे था कि आपको ये कराने का अधिकार भी है कि नहीं है, ये था। तो प्रोसेस की जब बात आई तब ये पश्चिम बंगाल को लेकर जब मामला उठा तो प्रशांत भूषण ने टिप्पणी की कि भाई 23 बीएलओ की अब तक जान जा चुकी है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और फिर नोटिस इशू किया गया, अब चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना है। तो यानी अब चुनाव आयोग को इस पर भी जवाब देना होगा कि जान जारी है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये असल में मामला हुआ। जी बिल्कुल, तो ये रहा। लेकिन ये जो आपने बात की, जो संवेदनहीनता की, अब या तो उनको पता ही नहीं है राकेश द्विवेदी को कि ये जान जाने का मसला कब का है और ये वहाँ पर एसआईआर कराने का मसला कब का है, पिटीशन आने का मसला कब का है, यानी उनको क्रोनोलॉजी के बारे में पता नहीं है। या फिर ये वही बयान है जो अभी पश्चिम बंगाल की बीजेपी की महिला नेता जो लॉकेट चैटर्जी हैं वो कह रही थी कि ये जो जान जा रही है इसका एसआईआर से लेना देना नहीं है। प्रशांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं जो वाचन हुआ है प्रस्तावना का उसको लेकर? जी प्रशांत जी। पहली बात तो समीर जी है कि जो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के वकील कह रहे हैं, तो इन वकील साहब को के घर में अखबार नहीं आता है क्या? हाँ जी, अखबार तो पढ़ते होंगे, खबरें देखते होंगे। ये जो प्रस्तावना पढ़ी गई है, देखिए उसमें जो शब्द है वो समाजवाद है, सामाजिक नहीं है, समाजवादी शब्द है। बिल्कुल, दोनों में बहुत अंतर है। जी हाँ, प्रस्तावना किसी भाषण का हिस्सा नहीं है। आप संविधान बोलेंगे वो प्रस्तावना पहले पन्ने पर होती है जी, और संसद में उसकी एक सही प्रति ना हो, ये तो मतलब कैसे संभव है? असंभव बात है जी कि उसी संसद भवन में जहां से ये पढ़ा जा रहा है, संविधान की मूल प्रति रखी हुई है शीशे के केस में, सुनील जी ने देखी होगी जी। तो वो सब उस संसद में प्रस्तावना की प्रति त्रुटिपूर्ण है, संभव नहीं है। और राष्ट्रपति महोदया वकील नहीं है, वकालत से आई हैं राजनीति में और अब राष्ट्रपति में, तो संविधान और उसकी प्रस्तावना से उनका दशकों का नाता है जी। अगर जैसे मान लीजिए कि मैं पत्रकार हूं और मैं भी संविधान को लेकर बहुत ही सजग हूं, तो मुझे एक झटके में समझ में आ गया गलत पढ़ा उन्होंने, सुनते ही समझ में आ गया गलत पढ़ा है, गलती से पढ़ा है या जानबूझ के की गई गलती है, ये जांच का विषय जी। लेकिन एक झटके में मुझे एक सेकंड नहीं लगा ये पता करने में कि गलत पढ़ा है। तो जो पढ़ रहा है उसको नहीं मालूम पड़ा कि गलत पढ़ रहा है। ये जी राज जी बिल्कुल प्रशांत जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि अब गलती से पढ़ा है या जानबूझकर पढ़ा है, ये जांच का विषय है, किसने उनको ये लिख कर दिया है। लेकिन ये प्रस्तावना
सही बात है कि ये हर व्यक्ति को इसके बारे में पता होना चाहिए। नहीं भी याद है तो सामने देखकर तो वो वही पढ़ेगा जो उसमें लिखा हुआ है, और ऐसा शब्द भी नहीं है कि उसकी जगह कोई दूसरा शब्द ला दिया जाए, वो गलती हो जाए। कोई इसमें क्रिया और उस तरह की गलती नहीं है ये। बहरहाल जांच का विषय है, लेकिन संविधान को लेकर जिस तरीके से इतना संविधान के प्रति आस्था दिखाने की कोशिश प्रधानमंत्री की हो रही है, निश्चित तौर पर वो कोशिश ये दिखा रही है कि संविधान के साथ खिलवाड़ करने की जो मंशा थी बीजेपी की, और ये मंशा हम इसलिए कह रहे हैं कि खुद भारतीय जनता पार्टी के तमाम जिम्मेदार नेता और सांसद इसको बयां कर चुके हैं, उस मंशा का पर्दाफाश कर दिया गया राहुल गांधी के जरिए, विपक्ष के जरिए, और चुनाव में उसका दिखा भी दिया जनता ने भी कि अगर आप संविधान के साथ खिलवाड़ करेंगे तो क्या हो सकता है। लेकिन खिलवाड़ करने की कोशिशें अभी भी जारी है, ऐसा दिख रहा है जो कुछ चुनाव आयोग के जरिए SIR के नाम पर हो रहा है। इसको लेकर ये पूरा मामला जो है वो संसद में भी उठेगा निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जब शीत सत्र शुरू होगा। इसके अलावा सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा इस पर चर्चा है और इसका विवाद ये जारी है। लेकिन संविधान के प्रति आस्था दिखानी जरूरी नहीं है, उस पर अमल करना ज्यादा जरूरी है, और यह पता लग जाता है कि आस्थावान कौन है और कौन नहीं है, क्या कुछ करना चाहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी जो पैनलिस्ट हैं, आप प्रशांत टंडन जी, सुनील शुक्ला जी, प्रेम कुमार जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे जो दर्शक जुड़े रहे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत सारे दर्शकों ने हमारे कमेंट भी किए हैं और मैं लगातार उनको देख भी रहा था। बहुत सारे प्रोत्साहित करने वाले कमेंट्स भी हैं, लेकिन कुछ कमेंट्स में ऐसे भी देख रहा था जिनमें तमाम लोग बहुत निराशाजनक बातें लिख रहे हैं। लेकिन मित्रों, पहले ही हमने कह दिया है कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। देश के संविधान निर्माताओं ने इस संविधान को बनाया ही इस तरीके से है। ये दुनिया का एक दुर्लभ संविधान है। इसमें बहुत सारे दुनिया के तमाम जो बेहतरीन संविधान थे उन जगहों से अच्छी चीज़ों को लेकर ये संविधान बना है। तो यहाँ कोई भी जो इस सिस्टम का कोई भी पार्ट अगर अपने अधिकारों से आगे जाने की कोशिश करता है तो दूसरे पार्ट्स उसमें जो हैं, यानी जो दूसरे स्तंभ हैं, उनको इतनी ताकत मिली हुई है कि वो उनको रोक देते हैं अपने आप। और कई सारे उदाहरण अगर आप इतिहास इस 75 साल का देख लें तो कई बार इसके उदाहरण दिखे हैं, और ताज़ा तरीन उदाहरण तो 2024 का है ही। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ इसमें गड़बड़ियाँ हो रही हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो संवैधानिक संस्थाएं कर रही हो, सरकार कर रही हो, संसद में कुछ हो रहा हो, विपक्ष कर रहा हो, इसको उजागर करना हम सबका दायित्व है और वो हमें करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का। इस कार्यक्रम को आप समाप्त करते हैं, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।